सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं, ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट बी वर्क बाय 20 मैन सिटिंग एट द सेंटर, इट हैज़ टू बी वर्क फ्रॉम द बिलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताइए, क्या कोई डेमोक्रेसी कभी ट्रू डेमोक्रेसी बन पाएगी अगर वहाँ के जो सिटीज़न हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करें? यही कुछ मतलब है हमारे महात्मा गांधी जी का कि जो टॉप पे बैठे हुए जो लोग हैं, 20-25 जो लोग हैं, वो डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बनाते। जो हमारे सिटीज़न हैं, जो बॉटम लेवल पे है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तब कोई डेमोक्रेसी जो है ट्रू डेमोक्रेसी बन पाती है। और यही हमारी इंडियन डेमोक्रेसी भी है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग्स में, उसी के बाद जो है हमारी गवर्नमेंट बनती है। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी को भी आप कह सकते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं। यही कुछ मतलब है महात्मा गांधी जी के कोट का। अब मेरे बच्चों, मेरे को एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर जो पार्टिसिपेशन है, हम पार्टिसिपेट करते हैं, अगर ये जो पार्टिसिपेशन है यही बायस्ड हो तो क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यही है आज का हमारा एडिटोरियल। इस कोट से एकदम रिलेवेंट है और हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड तो हम बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो वोटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक नया जो डायमेंशन है वो डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। फॉर्डर पॉइंट भी प्रोवाइड कराएगा, अगर डायरेक्टली नहीं पूछता तो इनडायरेक्टली इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो CAPF एग्ज़ाम के लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CAPF एग्ज़ाम को अपने माइंड में रखते हुए हम अपना डिस्कशन करेंगे और अपने गोल के साथ। हमारा गोल क्या है बच्चों? हमारा गोल है अपनी नॉलेज को ब्रॉड करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाना हमारा गोल है। हमारा जो नॉलेज पूल है, ठीक है, हमारा जो ज्ञान सागर है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। ताकि क्या होगा इससे, अब जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब हमें पता होगी, तो जब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, जब आपसे जो पेपर 2 है उसमें ऐसे पूछा जाएगा, तो आप जो है मल्टी डायमेंशनल जो है उसको मल्टी डायमेंशनल वे में उसको अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखो, द हिंदू के अंदर पहले भी बहुत बार आ चुका है कि कहीं जगह क्या होता है कि जो वोटिंग्स होती हैं, तो वोटिंग से पहले देखा जाता है कि मास लेवल पे है मास लेवल पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है वहाँ के वोटर्स को। और कई जगह देखा जाता है कि मास लेवल पे जो है इंक्लूड कर लिया जाता है बहुत सारे वोटर्स को, और पता नहीं चलता कि वोटर्स कहाँ से आ रखे हैं। तो ये जो इंक्लूजन है और एक्सक्लूजन है मास लेवल का, ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी वोटिंग्स को बायस्ड बनाती है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज का हमारा एडिटोरियल है। आपने देखा भी होगा, द हिंदू के अंदर आया था कुछ दिनों पहले, ये लिखा हुआ था कि किसी पर्टिकुलर जो कंस्टिट्यूएंसी होती है वहाँ पे लाखों जो लोग थे उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। तो ये क्या चीज़ है? यही तो है बायस्ड इलेक्टोरल रोल बनाना, ठीक है। उसी से रिलेटेड आज का हमारा एडिटोरियल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और डेमोक्रेसी से और वोटिंग राइट से, या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, उन सब जो ऐसे के टॉपिक्स हैं उन सब से ये रिलेटेड है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, तो उन सब टॉपिक से हमारा जो आज का ऐसे रिलेटेड है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, सबसे पहले ये जो हमारा आज का एडिटोरियल है, यहाँ पे BR अम्बेडकर जी का विज़न बताया गया है। फ्री इलेक्शन से रिलेटेड क्या था? देखो, तो हमारे अम्बेडकर जी थे, उन्होंने, उनका जो विज़न था फ्री इलेक्शन से रिलेटेड, वो क्या था कि जब भी इलेक्टोरल रोल बने, ठीक है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम, ठीक है, जो भी इलेक्टोरल रोल बनते हैं उसको अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड कैसा होगा कि आप इलेक्टोरल रोल बनाए तो उसमें कास्ट को कंसीडर ना करें, रिलीजन को कंसीडर ना करें, कास्ट को कंसीडर ना करें, रिलीजन को कंसीडर ना करें, आपका रेशियल मेकअप क्या है उसको कंसीडर ना करें, आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उसको कंसीडर ना करके हमें इलेक्टोरल रोल बनाना चाहिए। मतलब क्या? फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन जो इंश्योर करना है। ट्रू डेमोक्रेसी कब होगी मेरे प्यारे बच्चों? तब होगी जब जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होंगे। वो इलेक्शन फ्री और फेयर कब होंगे? जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो अनबायस्ड होगा। और यही कुछ विजन था हमारे अंबेडकर जी का, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाना, कि जो इलेक्टोरल रोल है, वोटिंग लिस्ट जो है उसको अनबायस्ड बनाओ, फ्री एंड फेयर बनाओ। कोई भी जो कंसीडरेशन है वो मत करो कि भाई ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो
एक्स पार्टी को पसंद करता है तो इसका नाम निकाल दो, इसको पसंद करता है तो डाल दो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा, तभी जो है हमारी डेमोक्रेसी फेयर होगी, ट्रू डेमोक्रेसी होगी, जो महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। और ये भी बोला कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ही तो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट ही तो एग्जीक्यूट करती है लॉ को, तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हो गई। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने बोला कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उनको भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी जो हमारी डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी होगी। और ये बोला कब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो रहा था। और अभी जो है कल, आज तो 24 तारीख है मेरे बच्चों, कल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 75 साल पूरे कर लेगा, तो उसकी 75 साल की एनिवर्सरी पे ये बेसिकली एडिटोरियल डिस्कस किया गया है कि भाई क्या सक्सेस रही है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे अंबेडकर जी का जो विज़न था उसको अप्लाई करने में सक्षम रही है, सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो यही कुछ था आज के ये फर्स्ट जो है हमने जो है पैरा डिस्कस करा अंबेडकर जी का विज़न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं भाई कि विज़न सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। देखो यहाँ वैसे जो ये तो हमारा एडिटोरियल आया था, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के नाम मेंशन थे, लेकिन हम यहाँ पे जो की मुद्दा है, जो की इशू है, जो हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी वो सारी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम को पॉलिटिकल बायसनेस से जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है उससे इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो की इशू होता है उसमें इंटरेस्ट होता है। हम की इशू को डिस्कस करेंगे। तो हमने बेसिकली समझ लिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, इलेक्टोरल रोल वाला। लेकिन अभी जो टेंडेंसी देखने को मिल रही है, स्पेशली जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, महाराष्ट्र में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे जो वोटर्स नंबर थे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। कैसे फ्लक्चुएट कर रहे थे, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि जो रजिस्टर्ड वोटर है महाराष्ट्र के अंदर, एडल्ट वोट्स, ठीक है, मतलब क्योंकि 18 साल से जो बड़ा होता है सिर्फ वही वोट दे सकता है, तो जो वोटर्स हैं, या मैं बोलूँ कि एडल्ट जो हैं, वो 9.7 करोड़ हैं। 9.7 करोड़ मतलब 9 करोड़ 70 लाख, ठीक है, 9.7 करोड़ है महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया। लेकिन वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका एस्टिमेट क्या था कि जो एडल्ट्स हैं 18 प्लस जो लोग हैं वो 9.54 करोड़ हैं। तो ये जो 16 लाख जो ज़्यादा वोटर्स हैं, ये जो डेटा के अंदर, ये दोनों ही गवर्नमेंट का डेटा है, इसके अंदर इतना बड़ा अंतर कैसे आया, 16 लाख करीब का जो अंतर है ये आया कैसे, ये अपने आप में जो है एक डाउट क्रिएट करता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्या गड़बड़ है देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पे कुछ डायरेक्टली जो है पॉइंट आउट नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एकदम से सडनली जो है नए वोटर्स बहुत सारे देखने को मिले महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर। महाराष्ट्र ये केस स्टडी है काइंड ऑफ, ठीक है, इसको आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर भी कोट कर सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। तो केस स्टडी है बेसिकली, यहाँ पे नए जो वोटर्स हैं उनकी जो संख्या में एकदम से बढ़ाव देखने को मिला है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंफर्म करा कि 48 लाख जो है नए वोटर्स सिर्फ 6 महीने के अंदर आ गए, ठीक है। कैसे 6 महीने के अंदर आ गए, देखो यहाँ पे बताया गया 6 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 6 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, और 6 महीने बाद अभी जो है स्टेट के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, विधानसभा जो होती है उसके इलेक्शन हुए हैं। तो इन दोनों में जो वोटर्स की संख्या थी, एक ही स्टेट की बात हो रही है, और एक ही स्टेट की बात हो रही है, वोटर लिस्ट के अंदर नाम, ये नहीं है जो वोट दिए हैं वो नहीं, जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, इन दोनों 6 महीनों के अंतर ही 48 लाख जो है नए वोटर्स आ गए। ये 48 लाख वोटर आ कैसे गए, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जब इसका कंपैरिजन करा, एडिटोरियल में बताया गया है, कंपैरिजन करा 5 साल के पुराने डेटा से कि 2019 से 2024 में, क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे इलेक्टोरल रोल बना होगा, 2024 में दोबारा हुआ, तो उन दोनों के बीच में सिर्फ जो है 32 लाख नए वोटर्स आए थे। तो ये तो 5 साल के अंदर जब 32 लाख आए, तो ये 6 महीने के अंदर 48 लाख कैसे आ गए। इतने सारे जो लोग हैं वो कैसे मोटिवेट हो गए कि भाई हम रजिस्टर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। तो ये एडिटोरियल के अंदर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, ये एडिटोरियल के अंदर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। पीछे जो चल रहा है वो तो न्यूज़पेपर में हमें दिखता है, लेकिन डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते जब तक प्रूफ ना हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क तो हम कर सकते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब पैटर्न देखा, वोटिंग पैटर्न देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना, XYZ ऑल तो एडिटोरियल में लिया गया है, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ही नहीं है, हम अनबायस्ड है, ठीक है। तो जब वोटिंग पैटर्न देखा गया तो अनयूजुअल वोटिंग पैटर्न देखा गया। अनयूजुअल मतलब
कि मैक्सिमम जो वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है, मैक्सिमम जो वोटर्स हैं बेसिकली वन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम जो वोटर हैं जहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसीज में नए रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या कि वन साइडेड वोटिंग हो रही है अगर वोटिंग पैटर्न देखा गया जब, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी कि वोटिंग पैटर्न जो है अनबायस्ड देखा गया, एक पर्टिकुलर पार्टी को देखा गया, वन साइडेड देखा गया। उसके बाद भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिटेल जो है वो रिलीज़ ही नहीं करी, डिटेल रिलीज़ ही नहीं करी कि भाई कौन कौन जो है इलेक्टोरल रोल में आया है, कौन नहीं आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और इंस्टेड ऑफ इसके कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो डिटेल जारी करने की जगह उसने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपोजिशन पार्टी पे थोप दी कि अपोजिशन पार्टी जो है वो वो फेल हो गई डिटेक्ट करने में कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। तो यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो अंबेडकर जी ने सोचा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, अनबायस्ड जो ये इलेक्टोरल रोल बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, फ्री और ट्रू डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेगी, वो यहाँ पे तो फेल होती हुई दिख रही है, ठीक है, साफ साफ दिख रही है हमें। तो देखो चलो ये तो हो गया एडिटोरियल के अंदर। देखो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा तो कर ही रही है, न्यूज़पेपर में आप देखते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में अभी द हिंदू के अंदर आया था, स्पेशली दिल्ली में, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी द हिंदू के अंदर आया था कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो पर्टिकुलर मतलब वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है करेंटली सेंटर में, वो वहाँ से फेल हो गई थी, वहाँ से उसको वोट नहीं मिले थे। तो इस बार देखने को मिला कि वहाँ से 20 लाख या 10 लाख कुछ वोटर्स के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है, ठीक है। और कहीं जगह देखने को मिलता है कि वहाँ पे 48 लाख जो है लाखों जो नए वोटर्स आ गए हैं और वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है बायस लिस्टिंग हो रही है, बायस इलेक्टोरल रोल क्रिएट किया जा रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को, जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सपोर्ट करते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, नहीं सपोर्ट करते तो वहाँ पे जो लिस्ट में से वोटर्स के नाम ही गायब कर दिए जाते हैं। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, कोई सा भी आप एरिया ले लो, सब जगह ये मोर और लेस ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और न्यूज़पेपर में द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बिल्कुल आप बहुत ईजिली इस न्यूज़ को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि जो अम्बेडकर जी का विजन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इलेक्टोरल कमीशन जो इंडिया था वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अच्छे से निभा नहीं पाया, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया तो रिकमेंडेशन तो देनी पड़ेगी, और एडिटोरियल में भी रिकमेंडेशन दे रखी है कि आधार से लिंक कर दो, ठीक है। जब तुम मोबाइल फ़ोन को आधार से लिंक कर सकते हो, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हो, तो ये जो वोटर आई कार्ड है, इलेक्टोरल रोल है, इसको भी आधार से लिंक कर दो, ठीक है। होगा क्या, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा कि एक इंडिविजुअल की दो वोटर आईडी नहीं बन पाएगी अगर आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि पकड़ा जाएगा उसके बाद, ठीक है। और ये जो वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है उसको आधार से बायोमेट्रिक कर दो कि उंगली लगा के ही वेरिफिकेशन होगा। देखो बहुत वाइबल सॉल्यूशन दिया है, ये फिजिबल सॉल्यूशन दिया है कि अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मास स्केल पे जो है आधार इशू कर ही रखा है। मास स्केल के मतलब हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, इंडियन जो सिटीजन है उसका जो है आधार कार्ड तो है ही, ठीक है। और वो जो आधार कार्ड है बैंक अकाउंट से, स्कीम से, ईटीसी जो भी चीज़ है सबसे लिंक है, ठीक है। पैन कार्ड से भी लिंक है, ठीक है। जब सब चीज़ से लिंक है तो वोटर आई कार्ड से क्यों नहीं लिंक करते, ठीक है, उसे भी लिंक कर दो। इससे होगा क्या कि जो गोस्ट वोटर्स हैं, गोस्ट वोटर्स मतलब कि जो फर्जी वोटर्स हैं, गोस्ट वोटर्स, फर्जी वोटर्स तो होते हैं कि जिन्होंने दो वोटर कार्ड बना रखे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग बाहर से तो आएंगे नहीं, एक एक बंदे ने दो वोटर कार्ड बना रखे हैं और दो बार जाके वोटिंग दे के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक ये सजेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि क्योंकि आपने देखा है मनरेगा हो गया या फिर फूड सिक्योरिटी हो गया, उसमें बायोमेट्रिक जब काम नहीं करता तो क्या होता है, हमने झारखंड में देखा था, अब एडिटोरियल डिस्कस करा था तो हमने झारखंड में क्या देखा था, हमने देखा था कि वहाँ पे जब आधार बायोमेट्रिक काम नहीं करा तो उसको राशन नहीं दिया, उसकी वजह से उसकी हंगर डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बताया बेसिकली क्या कि अगर आधार कार्ड जो है वो काम नहीं करता तो मैनुअल वेरिफिकेशन कर दो, क्योंकि एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे देते हैं कि आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया तो उसका वोटिंग राइट मारा जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी होगी वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी, तो मैनुअल वेरिफिकेशन कर दो अगर नहीं हो पाता तो। ये चीज़ बता रखी है, सजेशन है, ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है सॉल्यूशन के अंदर देना बच्चों, अगर ये ऐसे आता है तो, ठीक है।
तीसरी चीज़ बता रखी है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भाई रिस्पॉन्सिबल बनो और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन जो स्टैटिस्टिक है उसको पब्लिक डोमेन में लाओ, ठीक है, पब्लिक डोमेन में लाओ। पब्लिक डोमेन में लाओगे तो हम भी वेरीफाई कर पाएंगे कि भाई कौन कौन जो है इस वोटर लिस्ट के अंदर आता है, कौन नहीं आता, ठीक है। अगर पब्लिक डोमेन में आएगा तो ये अकाउंटेबिलिटी भी तो इस्टेब्लिश होगी, अकाउंटेबिलिटी भी तो इसकी निर्धारित करेगा। ये तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, 3 बहुत प्यारे सॉल्यूशन जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं बच्चों। और क्यों ये मैटर करता है, देखो ये जो एक्सक्लूजन हो गया, ये मास इंक्लूजन हो गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया बिना पूछे। क्योंकि अभी द हिंदू के अंदर आया था 2-3 दिन पहले ही या 4 दिन पहले आया था कि बिना सिटीजन्स, बिना जो लोकल रेजिडेंट हैं जिनके नाम है वो आधार जो वोटर लिस्ट है उससे काट दिए गए, और ये बोल के काट दिए गए कि उनका एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन वो देखा तो वो तो वहीं उसी एड्रेस पे रहता था। हमने ये डिस्कस भी करा था शायद। तो ये जो एक्सक्लूजन और ये जो इंक्लूजन है, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें उसको अंडरमाइन करता है, ठीक है। बेसिकली डेमोक्रेसी को हर्ट ही तो करता है ये, तो इसको तो करेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो सजेशन है ये एकदम वायबल सॉल्यूशंस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक था। अगर समझ आ गया होगा तो ये पेपर 2 का आपके लिए टॉपिक है। इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिवीजन भी होगा, रिकॉलिंग भी होगी और राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। राइटिंग, देखो राइटिंग भाई बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है राइटिंग में। राइटिंग तभी अच्छी होगी जब लिखोगे, ठीक है। राइटिंग में कोई आपको की मंत्रा दे देगा कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, सब फेल है जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, ठीक है। खुद तो आपको तलवार उठानी ही पड़ेगी। कोई आपको बता देगा तलवार ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, लेकिन जब तलवार उठाओगे तो पता चलेगा कि तलवार आप भारी है आपसे, तो पहले स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ लेके आओगे तब आप जो है मूव कर पाओगे इस तलवार को। तो ये जो पेन है यही आपकी तलवार है, उसको चलाना सीख लो मेरे बच्चों, ठीक है। चलाना कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से सीखोगे। सिर्फ वीडियो देख देख के नहीं सीख पाओगे, 100% गारंटी है। कितना भी मेरी वीडियो देखते रहो या किसी और की वीडियो देखते रहो, नहीं सीख पाओगे राइटिंग जब तक खुद का पेन नहीं चलाओगे, ठीक है। तो पेन चलाना सीखो। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ इसीलिए देता हूँ क्योंकि आपने सारी चीज़ समझ ली, अब वही चीज़ लिखनी है जो समझी है। अगर वही चीज़ नहीं लिख पाओगे तो फ़ायदा क्या समझने का, ठीक है। तो इसको लिखने का ट्राई करो, ठीक है। लिखने के बाद जो हमारा ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर शेयर करो। दूसरे बच्चे आपका ऐसे देखेंगे, आप दूसरे बच्चों का ऐसे देखो और मिलजुल के ज्ञान को बढ़ाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और ये थोड़े से प्रोग्राम है, आप देख लेना, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या चीज़ आया था, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला कि ये जो लाउड स्पीकर पे ये जो प्रेयर्स वगैरह होती है, ये जो बेसिक एसेंस नहीं है रिलीजन का, ठीक है। तो इसको कर्व करने के लिए बोला अंडर वो जो हमारा नॉइज़ वाला एक्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है उससे, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज़ में था, यही यहाँ पे लिख रखा है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का, ठीक है। तो ये राइट ऑफ, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस को रिलीजियस जो प्रैक्टिस है हमारी प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। तो ये क्योंकि जब पिटीशन गई कि लाउड स्पीकर बंद करवाओ तो उन्होंने बोला भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने बोला कि ये लाउड स्पीकर पे बोलना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका ये क्योंकि ये एसेंशियल प्रैक्टिस थोड़ा है रिलीजन की। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको ये इन्फ्रिंज नहीं करती, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस होती है सिर्फ उसी को आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन है, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब ये आया है तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखना चाहिए। आप बच्चे रिवाइज तो करते नहीं हो, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, सोचते हैं कि भाई सारी जो है हमारी लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली तो दिमाग में घुस गई, लेकिन जब उसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइंड करेंगे तभी तो वो दिमाग में बैठेगी। तो उसी के लिए ये डेली डिस्कशन करते हैं, तो बीच बीच में लेके आते रहते हैं ताकि जो है रैंडमली जो है रिवाइज भी हो जाए हमारा, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली होता क्या है कि इंडिविजुअल को, स्पेशली सिटीजन्स को हमारे राइट एंड लिबर्टी होनी चाहिए प्रीच करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की। ये क्या चीज़ होती है देखेंगे, इसको चिंता मत करो, ठीक है। एक एक करके पहले जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये देखो। ये सारे जो आर्टिकल है 25, 26, 27, 28, ये सारे जो है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं आर्टिकल, ठीक है। ये याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। अब किस आर्टिकल में क्या लिखा है थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्मीकांत में आपने 4-5 पन्नों में दे रखा है, ये मैंने एक पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट कर दिया जो वहाँ की मेन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
आर्टिकल 25 में दे रखा है कि आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, कि आपका जो इंटरनल आप गॉड के साथ अच्छा रिलेशन बना पाओ, वो उसके लिए आपको फ्रीडम है। प्रोफेशन करने की फ्रीडम है। प्रैक्टिस और प्रोपिगेट करने की फ्रीडम, मतलब क्या कि जो आप रिलीजन है वो उसको खुल ओपनली जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ओपनली जो है उसको प्रोफेस कर सकते हो और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। कि जैसे आपने देखा होगा, आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे गीता प्रेस वाले जो है वो गीता डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? यही तो प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है इसकी, ऐसा नहीं है कि आप जो है फ्रीली इसको कर सकते हो। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी की हेल्थ को हर्ट नहीं करना चाहिए, और जो फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं वो सारी आपके जो पर्सनल जो फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 के अंदर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी याद रखना, ध्यान में रखना। 26 के अंदर क्या दे रखा है? 26 में दे रखा है कि जो हमारे मंदिर वगैरह हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं हमारे, उसको फ्रीली मैनेज करने का जो अधिकार हमें आर्टिकल 26 के अंदर दे रखा है। ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये चीज़ हम छोड़ देते हैं जब हम पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत, तो ये चीज़ हम छोड़ देते हैं, कंपेयर नहीं करते। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे हम मारे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 और 26 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में फ़र्क है। 25 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के अदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी अप्लाई होते हैं, लेकिन 25 में सिर्फ ये 3 अप्लाई होते हैं, हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कि आप लेट से किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जजिया कर जो पहले लगता था अब वो नहीं लगता। ठीक है, किसने लगाया था, किसने हटाया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है जजिया कर जो था, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, किसने लगाया था, किसने हटाया था। ठीक है, सबसे पहले जजिया कर किसने अप्लाई करा था इंडिया के अंदर और किसने लास्ट में हटाया था, दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 27 जो है आपको टैक्स से बचाता है लेकिन फीस से नहीं बचाता। ठीक है, इसका थोड़ा सा याद रखना, पर्ची कटवानी पड़ेगी, इसका थोड़ा सा याद रखना। आर्टिकल 28 कहता है कि जो रिलीजियस, जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, स्पेशली सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होता उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो ट्रस्ट के अंदर बनाया गया हो, भले ही वो जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट कर रहा हो, जैसे BHU। ठीक है, जैसे BHU। ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट के अंदर बनाया गया था, लेकिन अभी क्या है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आर्टिकल 28 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, अब बात भी हो सकता है, बस बताने के लिए था आपको कि आर्टिकल 28 हमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारे स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल में देंगे तो वो भी वॉलंटरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता उस जगह जहाँ पे जिसको बनाया गया हो किसी ट्रस्ट द्वारा और एस्टेब्लिश को एडमिनिस्टर उसको स्टेट कर रहा हो। ये थोड़ा सा याद रखना बस। ठीक है, आर्टिकल 28 यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। उसके बाद कभी कभी ये सेकुलरिज्म के ऊपर भी पूछ लेता है, यूएस और इंडिया का। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, हमारा जो सेकुलरिज्म है वो यूएस जैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूट्रलिटी और पॉजिटिव रोल रहता है। न्यूट्रलिटी मतलब क्या कि हमारी जो गवर्नमेंट है किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, जैसे हम पॉलिटिकल, मैं बोलता हूँ ना कि जब भी इंटरव्यू में जाओ तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी क्वेश्चन आए तो न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल का कि हम किसी को फेवर ही नहीं करते, वैसे इंडिया जो है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता, उसी को, वही हमारा सेकुलरिज्म है। और पॉजिटिव रोल है। पॉजिटिव रोल क्या कि अगर कुछ वहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हो गया या आपके फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट कर रहा होगा, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी। जैसे ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक एंड कर दिया, जैसे सबरीमाला वाला केस। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, यही तो पॉजिटिव हमारा सेकुलरिज्म है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में नॉन इंटरफेरेंस है कि भैया जो रिलीजन है वो अपने आप देखो और हम अपनी गवर्नमेंट देखेंगे। मतलब क्या, वहाँ पे एकदम सेपरेट है। हमारे इंडिया में सेपरेट नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है। आई होप दोनों चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गई तो ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करो। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इंडिया। आई का मतलब क्या है, इंडिया। पहले 75 चल रहा था, प्रोजेक्ट 75 चल रहा था, अभी एक एडवांस सेकंड फेज में हम आ गए हैं। ये है हमारा 75I। ठीक है, क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो आज के न्यूज़पेपर में आया था, ये कोई डील वील साइन हुई है प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड।
वो चीज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, ठीक है। L&T वगैरह कंपनी है, वहाँ ने करी थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है 75I क्या चल रहा है, A क्या चल रहा है, B क्या चल रहा है। इतने सारे प्रोजेक्ट 69A करीब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो सारे धीरे धीरे जो भी न्यूज़पेपर में आता है हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 75 तो हमने शायद बहुत बार 2-3 बार डिस्कस भी कर रखा है। 75I आया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और 75 जो है उसका भी थोड़ा सा देख ही लेंगे। देखो 75I का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेसिकली इसको डील कर रही है, ये मिलिट्री एक्विजिशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर ये सोचा गया है कि हम जो है 6 जो है कलवरी जो क्लास है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, कलवरी क्लास जो है 75 के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फ्रांस की कंपनी की सहायता ले रहे हैं बेसिकली हम तो, ठीक है। एक चीज़ बस याद रखने वाली क्या है, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ठीक है। ये देखो डीजल लिखा है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देखा करो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो बच्चों ने लगाया था न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है। ये देखो डीजल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो आँख खोल के, और मैंने देखो इसको उस रेड कलर से भी करा हुआ है ताकि आपको ये नोटिस हो जाए। तो ये जो हमारा 75I है, 75 जो इंडिया है, और 75 प्रोजेक्ट 75 के अंदर भी जो न्यूक्लियर जो सबमरीन, ये जो सबमरीन बनाई जाती है ये न्यूक्लियर वाली नहीं होती है, डीजल वाली है, ठीक है। तो 75 में और 75I में डिफरेंस क्या है सर? देखो डिफरेंस ये है, जो 75 थी वो उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, समुद्र के नीचे जा रही है ना, समुद्र के नीचे जा रही है तो वहाँ डीजल वगैरह से चल रही है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए 48 घंटों में उसे ऊपर आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये जो 75I है ये है API टेक्नोलॉजी और फ्यूल सेल से पावर्ड है बेसिकली, ठीक है। API टेक्नोलॉजी और फ्यूल सेल इसके अंदर है। तो अब ये 2 वीक तक रहेगी नीचे, मतलब क्या है, इसका जो स्टेइंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर 48 घंटे में ऊपर आके ऑक्सीजन लेगी और फिर नीचे जाएगी, एक बार गई तो 2 हफ्ते के बाद ही आएगी, ठीक है। 7 दूनी 14 दिन तक गायब। तो एडवांस है पहले से, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, और थोड़ी सी बड़ी भी है, बस ये थोड़ा सा याद रखना। 75I के अंदर क्या है, फ्यूल सेल बेस्ड API है, API सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होगा, इसकी जो अंदर रहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी 14 दिन तक। अब 2 फेज़ के अंदर, क्योंकि हम पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से ये सारी चीज़ अपने आप को जो है मिलिटरीली एम्पावर करने की बात चल रही थी, तो उस टाइम में ये सोचा गया था कि हम क्या करेंगे, ये सबमरीन बनाएंगे, 30 एक बनाने का कुछ हमारा टारगेट रखा था, लेकिन पैसे वैसे थे नहीं, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट यही चीज़ थी, देख लेना, पढ़ लेना कहीं भी, मैं तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको पता ही है। तो उस टाइम में 30 बनाने का सोचा था कि हमने 30 सबमरीन बनाएंगे, लेकिन पैसे नहीं थे तो सिर्फ 6 ही बना पाए। तो फेज़ 1 जो था हमारा प्रोजेक्ट 75 के अंदर, इसके अंदर हमने ध्यान दिया कंस्ट्रक्शन पे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है, जो कोलैबोरेशन विद नवल ग्रुप किसका है, फ्रांस का है, ठीक है। मतलब फ्रांस के साथ हमने ये सारी चीज़ें मिलके बनाई है। इसके अंदर 6 सबमरीन बनाई, कालवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वगशीर, ठीक है। एक चीज़ बच्चों ये भी याद रखना, देखो यहाँ पे ये जो सारी सबमरीन है ना, इनके ऐसे क्वेश्चन पूछता है CAPF, प्रीवियस ईयर देख लेना एक बार, ठीक है। ये जो सारी हमारी सबमरीन है ना, ये डीजल वाली हैं, ये न्यूक्लियर वाली नहीं है, इतना याद रखना, क्योंकि ये सारी क्या है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर है, फेज़ 1 में बनाई गई थी। अब फेज़ 2 आ गया हमारा प्रोजेक्ट 75I के साथ, ठीक है। बस ये और 6 और बनाएंगे अभी, ठीक है। आ गया समझ क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट 75I दोनों ही रिवाइज हो गया। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो है ही, क्योंकि 3-4 बार आ चुका है न्यूज़ में अंदर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ट्राई करो, इसका आंसर जो है सही लगाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का मतलब आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है थोड़े से वो हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं धीरे धीरे हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं चलो कल करेंगे, उसके चक्कर में क्या होता है 10-15 दिन गायब हो जाते हैं। तो देखो धीरे धीरे बच्चे गायब होने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्या होता रहता है कि 1-2 दिन जोश होता है, जोश के अंदर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जोश ठंडा हो जाता है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा से जोश जागता है, फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी मांगता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और आपको क्लियर करना है, तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही होगी। तो कंसिस्टेंसी को रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे जो मज़ेदार तरीका क्या है, कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे तो क्या होगा, आप अकाउंटेबल रहोगे कि भाई हेमंत सर है, देख रहे हैं कि मैं रेगुलर हूँ या नहीं हूँ। देव सबसे बढ़िया लड़का, हमेशा रेगुलर रहता है, हर एक उसमें आपको कमेंट मिलेंगे उसके,
कभी कभी, क्योंकि इस पे प्रेशर भी है, जॉब वगैरह शायद कुछ करता है ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़का है, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट इससे तो मोटिवेट हो जाओ, ये तो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना है, अटेम्प्ट करो, कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं IAS सर्वेक्षक, ठीक है। देखो ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे देश के लिए मदद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारी इंडियन नेवी की INS सर्वेक्षक जो है, इसने हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया मॉरिशस का, ठीक है। तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मॉरिशस का हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके आ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो इतनी ही न्यूज़ है बेसिकली, इससे ज़्यादा न्यूज़ तो कुछ है नहीं। और उसके बाद जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को हमने दे दिया सर्वे के लिए, भाई आपका सर्वे कर दिया। तो बस ये जानना, ये थोड़ा दिमाग में रखना ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछने के यहाँ से चांसेस है। वन लाइनर एकदम ईजी वाला जो है, लेकिन अगर नहीं आएगा, भूल गए, तो फिर ये भी जो है मुश्किल बन जाएगा कि रिसेंटली किसने करा, बस ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको भी अटैम्प्ट करो, ईजी है लेकिन अटैम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अनुजा। अनुजा देखो एक शॉर्ट फिल्म है, जैसे वो विस्पर फिल्म आई थी, वो जो हाथी वाली थी, केरला का कोई एक हाथी और उसके एक महंत जो होता है, वो जो हाथी पालने वाला जो होता है, अगर गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना, जो हाथी पालने वाला वो होता है, विस्पर ही कहते हैं वैसे इंग्लिश में, तो उसे उन दोनों का कुछ जोड़ी वाला कुछ फिल्म बनी थी। तो उसी से मोटिवेटेड बेसिकली अनुजा भी एक फिल्म है। अभी ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर ये नॉमिनेट हुई है, जीती नहीं है, नॉमिनेट हुई है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। अभी तो प्राइज़ वगैरह होंगे तब देखेंगे जीतेगी नहीं जीतेगी। 97th अकेडमी अवार्ड में। तो अपने आप में ये एक अचीवमेंट है कि भाई ऑस्कर के लिए गई है हमारी एक शॉर्ट फिल्म अनुजा, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। कौन डायरेक्टर है? डायरेक्टर है एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मठई, ठीक है। बेसिकली ये स्टोरी है एक 9 साल की लड़की की, अनुजा, जो अपने, क्योंकि गरीब लोगों के साथ जो पुअर होते हैं, पॉवर्टी के अंदर जो रहते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, कि एजुकेशन और काम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। दोनों के साथ चलना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो यही जो स्टोरी है अनुजा की स्टोरी, यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे एक गरीब परिवार की जो लड़की है अपनी पढ़ाई और फैक्ट्री के काम के बीच में फंस के रह गई। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी टाइम मिले, कभी थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन हो, तो ये वाली ऐसी टाइप की मूवी देखा करो, ठीक है। इसके अंदर तो बेसिकली यही था। अगर समझ आ गया हो तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। और फिर नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट बेसिकली ये है, देखो क्योंकि मैंने बोला था अपने बच्चों को, स्पेशली जिन्होंने प्रोग्राम ले रखा है लक्ष्य, हमारा अभ्यास लेखन, हमारा जो अभ्यास लेखन ले रखा है लक्ष्य, तो मैगजीन का नाम है, अभी आने वाली है जनवरी की भी। तो देखो अभ्यास लेखन जिन्होंने ले रखा है, मैंने बोला था कि इंट्रो के लिए मैं डेली डिस्पैच के अंदर ये आपको दे दिया करूँगा, क्योंकि इंट्रो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो ये जो वाला जो इंट्रो है, ये वाला जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है, ये फार्मर सुसाइड हो गया या एग्रीकल्चर का भी कोई टॉपिक आ गया, क्योंकि वहाँ पे आपको फार्मर्स की जो दशा दिखानी होती है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एडिटोरियल ये आर्टिकल है। तो यहाँ से आप न्यूज़ कैप्चर कर सकते हो, एक पैराग्राफ का एक अपना जो इंट्रो है वो बना के रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, फेक न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ हुई थी तो हमें थोड़ा सा अवेयर कराए, तो इसको भी आप इंट्रो के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज की डिस्कशन के अंदर इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आज समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन।